Hello everyone. So today we are going to start first chapter of science, that is matter in our surrounding. तो बच्चों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों को एनसीईआरटी समझ नहीं आती है, तो इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझाने वाली हूँ, सारे एक एक कंसेप्ट एक एक एक्टिविटी एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे इस लाइन तक कि अगर आप अपने आसपास देखोगे आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखेंगी जिनका साइज, शेप और टेक्सचर डिफरेंट है. टेक्सचर मतलब हो सकता है कोई रफ हो, कोई स्मूथ हो. तो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उन चीजों को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है विच इज मैटर. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planet and animals, even a small drop of water or particle of sand, everything is matter. तो इन ऑल ये समझाने की कोशिश करी गई है, चाहे एयर हो या खाना हो या फिर स्टोन्स हो, क्लाउड्स हो, कोई भी चीज, इट मीन्स या सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस टाइप की कोई भी जो चीजें हैं वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें मैटर हैं. We can also see, as we look around, that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they both have mass and volume. तो ये आपकी मैटर की डेफिनेशन हो गई. मीन्स एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, दैट इज मैटर. तो आप देख सकते हो जो सॉलिड है, चाहे आप चेयर पे बैठे हो, टेबल है, बेड है, ठीक है, या फिर पेन है, पेंसिल है, बुक है, कोई भी चीज, दैट इज matter because it occupies some volume and it has mass, right? एयर में भी मास होता है, एयर भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है. सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड अगर जग में पड़ा है उसका भी कोई मास है और उसकी भी कोई वॉल्यूम है. ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज जो आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में देख सकते हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो क्या है, वो है मैटर. ठीक है, तो फिर मैटर क्या नहीं हुआ, जैसे फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स हैं जैसे कि लव, हेट्रेड, ये जो फीलिंग्स हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये क्या है, ये मैटर नहीं है क्योंकि ना तो इनका कोई मास है ना इनकी कोई वॉल्यूम है. ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं ग्रेविटी. ग्रेविटी का भी कोई मास नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता. ग्रेविटी क्या है, अर्थ की वो फोर्स जो हमें अर्थ की तरफ खींच के रखती है, जिसकी वजह से हम अर्थ से चिपके हुए हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज मैटर. ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा. तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं मैटर की. Anything that occupies space and have mass, that is called matter. Now, since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. तो देखो ये जो ह्यूमंस हैं, हमारी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही है, जानने की जिज्ञासा रही है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो कैसे बनी हुई हैं. तो जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि जो मैटर है ना वो 5 तत्वों का बना हुआ है. आपने पढ़ा होगा ये भी, 5 पंच तत्व का बना है कोई भी मैटर. वो 5 तत्व क्या है, मीन्स 5 मटेरियल्स, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. तो जो भी चीजें हैं जिनको हम मैटर कंसिडर कर सकते हैं वो इन्हीं 5 तत्वों की मिलके बनी हुई हैं. वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, वो सारी की सारी चीजें किसकी बनी हुई हैं, मैटर जो भी है किसका बना है, 5 बेसिक एलिमेंट्स का. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने कहा कि जो मैटर है वो 5 तत्वों का बना है, तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उन्होंने भी सेम बात कही कि यस, जो भी मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है. Modern day scientists have evolved 2 type of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. तो आज के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर. ठीक है, तो इन 2 बेसिस पे हम मैटर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. बट इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मैटर की. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में तो फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है. पार्टिकल्स मतलब छोटे 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 इस टाइप के पार्टिकल्स का बना हुआ है. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of the particles like
सैंड। ठीक है, तो बहुत पहले ना दो थॉट्स थी मेनली कि मैटर कैसे बना हुआ है। तो एक जो ग्रुप था वो कहता था कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि एक वुड का एक लंबा सा मान लो एक ब्लॉक है, तो ये इस मैटर भी जो है एक ऐसा कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड के जैसा ही होता है। लेकिन जो सेकंड थॉट थी वो क्या बोलती थी कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है मैटर, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। Now let us perform an activity to decide about the nature of the matter. Is it continuous or particulate? तो आगे आप यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी के हेल्प से हम समझेंगे कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है या फिर पार्टिकल्स का बना हुआ है। Activity 1.1, we have to take a 100 ml beaker, fill half of the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt sugar with the help of the glass rod. Observe any change in the water level. What do you think has happened to the salt? अब हमें करना क्या है, इस फिगर को यहाँ पे देखिए, फिगर 1.1, वी हैव टू टेक अ बीकर, एक हमने बीकर ले लिया ग्लास का और उसमें हमने वाटर हाफ भर दिया। ठीक है, और हमें इस लेवल को मार्क करना है कि वाटर का लेवल कहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक चम्मच शुगर लेनी है या फिर सॉल्ट लेना है। अब इसको हमें शुगर या सॉल्ट जो भी आपने 1 स्पून लिया उसको इस बीकर में जो वाटर था उसमें डिसॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड। डिसॉल्व करने के बाद हमें जो वाटर का लेवल हमने मार्क करा था उसको चेक करना है कि क्या वाटर का लेवल राइज हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अगर अब मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे बड़ी क्लियरली वाटर के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो सर्कल सर्कल हैं ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, राइट। जब आप इसमें शुगर या फिर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, ये जो शुगर और सॉल्ट भी जो है इसके जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स थे ये आप देख रहे हैं रेड रेड डॉट्स, ये ब्लू डॉट्स के बीच में जो भी स्पेस थी उसके बीच में फिट हो गए हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो वाटर लेवल है वो राइज नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यही था कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उनके बीच में स्पेस है और इसी स्पेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली और इसकी वजह से वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द वाटर लेवल डज नॉट राइज व्हेन वी ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट इन अ बीकर फुल ऑफ वाटर, राइट। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट get into the spaces between the particles of water, that is why the level of the water does not rises. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा। Now सेकेंड इज हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में तुमने पहला क्या पढ़ा, जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है या फिर पार्टिकल है। यस, इट इज पार्टिकल नेचर, जो भी मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या छोटे हैं या फिर बड़े हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे। Activity 1.2, take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में 100 ml वाटर लेना है और उसमें हमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स को ऐड करना है। पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं पर्पल कलर के और इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, तो आप आगे देख सकते हैं क्या हमने करा, हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, बीकर में 100 ml वाटर लिया और उस बीकर में हमने 2 क्रिस्टल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड करे। जैसे ही हमने इसको ऐड करा और इसको स्टेयर करा ग्लास रॉड से तो हमने क्या देखा, जो पूरा का पूरा वाटर था वो पर्पल कलर का हो गया। अब इसी 100 ml वाटर में से हमें 10 ml ऑफ कलर्ड वाटर को निकाल लेना है। अब इस 10 ml कलर्ड वाटर को हम दोबारा से 90 ml वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे, कितने टाइम्स, 5 to 8 टाइम्स। तो हमें लास्ट बीकर में क्या देखने को मिलेगा, लास्ट बीकर में भी थोड़ा सा कलर होगा, इतने डाइल्यूट करने के बाद भी इसमें भी हमें कलर दिखाई देगा, बट द कलर इज वेरी लाइट पर्पल, लाइट पर्पल कलर हमें इसमें दिखाई देगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिला कि जो पार्टिकल है मैटर के वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इस एक्टिविटी से वो हमें समझ आता है।
right? Now this experiment show that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liters, right? अभी हमने देखा सिर्फ 2 पीसेस क्रिस्टल्स किए थे, पर उसने 1000 लीटर ऑफ वाटर को कलर कर दिया. So we conclude that there must be million of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate. ठीक है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि एक क्रिस्टल में मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. ठीक है, मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकला, इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. नाउ the same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. अगर आपके पास पोटेशियम परमैग्नेट नहीं तो बच्चों आपके घर में डिटॉल तो जरूर होगा. डिटॉल जो एंटीसेप्टिक होता है उससे भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. आप 100 ml ऑफ बीकर लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें आप क्या करेंगे, एक ढक्कन डिटॉल डाल दीजिए. क्यों? डिटॉल का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है. अब उससे 10 ml डिटॉल वाला वाटर निकाल लो और फिर से न्यू 100 ml वाटर में डालो और इस एक्टिविटी को 5 to 8 टाइम्स रिपीट करो और लास्ट बीकर में भी आप थोड़ा सा उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो. तो इसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पे. फर्स्ट सब हेडिंग इज पार्टिकल ऑफ मैटर कैन हैव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है. अभी हमने एक्टिविटी में देखा था जिसमें हमने बीकर में सॉल्ट को डिसॉल्व करा था. In activities 1.1 and 1.2, we saw that the particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in the water. ठीक है, अभी जो हमने पिछली 2 एक्टिविटीज करी उनमें हमने क्या देखा कि जो शुगर था, सॉल्ट था या डिटॉल था या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो इवनली एकदम बढ़िया तरीके से वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए. Similarly, when we make tea, coffee, lemonade means नींबू पानी, particles of one matter get into the space between the particles of other. तो आपने देखा होगा कि सारे जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, शुगर के, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ. दे शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. इट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. चलिए एक्टिविटी 1.3 की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करें. Put an unlit incense stick in the corner of your class. How close do you have to go near it so it can be smelled? Okay, अगर आप एक अगरबत्ती लगा दो अपनी क्लास के कॉर्नर में तो उसको स्मेल करने के लिए आपको कितनी पास जाना पड़ेगा या दूर से ही आप उसको स्मेल कर सकते हो. तो जब तक ये जली नहीं हुई तब तक तो हमें इसकी स्मेल आएगी, तो इसको स्मेल करने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा. नाउ लिट द इंसेंस स्टिक, अगर हम इसको जला दें what happens, अब क्या होगा, do you get the smell sitting at a distance? So yes, now इसकी जो फ्रेगनेंस है वो दूर बैठे इंसान भी आप अपने आप ही सूंघ सकते हैं. नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो. तो फर्स्ट केस में हमें स्मेल लेने के लिए पास जाना पड़ेगा, लेकिन सेकंड केस में कोई कितना भी दूर बैठा हो लेकिन उसको फ्रेगनेंस अगरबत्ती की ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगी. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो देखो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं. जो इंसेंस स्टिक की फ्रेगनेंस थी, एरोमा था, इसके जो पार्टिकल्स थे एयर के पार्टिकल्स में वो क्या हो गए, एयर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में वो डिफ्यूज हो गए. डिफ्यूज हो गए मतलब घुल मिल गए. ठीक है, जब एक टाइप के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन. इसको हम और इलेबोरेट करके आगे पढ़ेंगे. एक्टिविटी 1.4, व्हाट वी हैव टू डू, we have to take 2 glasses or beakers filled with the water. 2 बीकर ले लो और उनको पानी से भर दो. Let it be beaker A and beaker B. ठीक है, इनको हमने क्या करा, इनको हमने वाटर से भर दिया. अब हमें फर्स्ट बीकर में क्या करना है, फर्स्ट बीकर में हमें ब्लू या फिर रेड इंक ड्रॉप डालनी है. इसमें हमने ब्लू इंक ड्रॉप डाली. नेक्स्ट बीकर में हमें हनी डालना है. ठीक है, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? अब इनको undisturbed एक साइड में छोड़ दो आधे घंटे के लिए. अब आप आधे घंटे बाद आके इसको देखिए. आप देखेंगे कि जो फर्स्ट बीकर है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा पानी ब्लू हो गया.
ठीक है, और एकदम इवनली और बहुत ही जल्दी मिक्स हो गया। लेकिन जो हनी है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया है। लेकिन अगर आप इसको 2 to 3 आवर्स छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हनी भी इवनली इसमें मिक्स अप हो गया है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड करते हैं? सेम थिंग, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नाउ लेट अस कम टू एक्टिविटी 1.5. Put a drop of crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. इसमें भी हमें क्या करना है? हमें 2 बीकर्स ले लेने हैं। दोनों बीकर में हमें वाटर लेना है। फर्स्ट बीकर में हमें कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 जिसके कि ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें हमें ब्लू कलर के क्रिस्टल्स डाल देने हैं। और सेकंड में हमें क्या करना है? इसमें भी हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल देने हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक को हमें हीट करना है और सेकंड को हमें एज इट इज छोड़ देना है, दैट इज इट इज कोल्ड वाटर। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा? जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होगा? वो बहुत तेज मूव करेंगे। तो ये जो एनर्जी ऑफ मोशन होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मींस हीट की वजह से इन पार्टिकल्स की, वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो फास्ट मूव करने लग जाएंगे। इट मीन्स कि इनके बीच का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब स्पेस इंक्रीज हो जाएगा तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो बहुत जल्दी से इनके बीच में फिट हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में आप देख रहे हो कि जो वाटर के बीच जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम है, तो इसमें जो कॉपर सल्फेट है उसको मिक्सअप होने में टाइम लगेगा क्योंकि जो कोल्ड वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगी। तो इसमें हमें बताना क्या है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ? तो यस, द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद द टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, the particles of copper sulfate get mixed with the water very quickly. As the temperature increases, the kinetic energy of the particle also increases. Now, particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we called kinetic energy. तो कोई भी चीज जो मोशन में होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो पास एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज द टेम्परेचर राइजेस, पार्टिकल्स मूव फास्टर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लग जाएंगे। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या इंक्रीज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और पार्टिकल्स जोर जोर से फास्टर मूव करने लग जाएंगे और उनके बीच का स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. अभी जो हमने पिछली 3 एक्टिविटीज करी, इंसेंस स्टिक वाली एंड हनी जो वाटर के अंदर मिक्स करा था वो वाली, और जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने मिक्स करे हॉट वाटर में एंड कोल्ड वाटर में, ये वाली, ये तीनों एक्टिविटीज में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कैसे होता है? ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में फिट अप हो जाते हैं, इस तरीके से ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यही इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जो हो रही है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर की, मान लीजिए एक मैटर है लिक्विड, लिक्विड के हम अंदर डाल रहे हैं सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल शुगर। अब ये आपस में मिक्सअप हो जाएगा ऑन देयर ओन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, अंडरलाइन कर लीजिए। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अगर इसी को हम हीट कर देंगे, ठीक है, हमने गैस के ऊपर रखा और इसको हीट कर दिया तो डिफ्यूजन फास्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप हीट करते हैं किसी चीज को तो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स फास्टर मूव करने लग जाते हैं और उनके बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाता है। तो जो सेकंड सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स फर्स्ट सब्सटेंस के बीच में आराम से फिट इन हो पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच
अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बीच में जो स्पेस है, तो आप सॉलिड का देख सकते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर स्पेस है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो रखे हैं, ठीक है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टू मच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख सकते हो, देयर इज लिटिल बिट स्पेस बिटवीन देम, तो ये थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड होता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है, ठीक है, जैसे कि लिक्विड हो गया, और गैस, गैस भी फ्लो कर सकते हैं, तो गैस को भी हम फ्लूइड बोलेंगे, राइट। और जो चीज फ्लो नहीं कर सकती, जैसे कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो रिजिड हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सॉलिड सब्सटेंस की कि वो रिजिड होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिजिडिटी। नाउ तो हम बात कर रहे थे अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो लास्ट स्टेज आप देख सकते हैं, इट इज ऑफ गैसियस स्टेट। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, मींस इनके बीच में लीस्ट अट्रैक्शन होता है। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन कौन से पार्टिकल्स के बीच में होता है, सॉलिड, और उसके बाद लिक्विड, और लीस्ट अट्रैक्शन किस में होगा, लीस्ट अट्रैक्शन होगा गैसेस के बीच में। फोर्स that intermolecular force of attraction is maximum in the solid, and then in the liquid, and the least in the gaseous. Now let us understand this characteristic of matter with the help of this activity. इस activity में हमें क्या करना है, we have to make 4 groups and form human chain as suggested. ऐसे हमें human chain बनानी है 4 groups में, ठीक है, 4 groups में ऐसी human chain बनानी है। फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, एक दूसरे के हाथ को ऐसे लॉक कर लेगा पीछे से। सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, उनको सिर्फ होल्ड करने, हाथ एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़ने हैं। थर्ड ग्रुप को क्या करना है, उनको सिर्फ अपनी फिंगर टच करनी है एक दूसरे से। इस तरीके से ही सारी की सारी चेन्स बनेंगी, लेकिन फर्स्ट ग्रुप टाइटली होल्ड करेगा, सेकेंड ग्रुप सिर्फ हैंड टू हैंड टच करेगा, थर्ड ग्रुप सिर्फ फिंगर टू फिंगर टच करेगा। अब जो लास्ट ग्रुप है, उनके स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनको इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने की कोशिश करनी है। तो आप बताइए सबसे डिफिकल्टी किस में होगी, सबसे डिफिकल्टी होगी ये जो फर्स्ट ग्रुप है, जिन्होंने बैक टू बैक हैंड होल्ड कर रखे हैं। इट मीन्स कि अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, तो ये कौन सी स्टेट को रिजेंबल कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है सॉलिड स्टेट को, क्योंकि इसके पार्टिकल्स पास पास हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और लीस्ट कौन सा होगा, जिन्होंने सिर्फ फिंगर टच करी हुई है, वो स्टेट हो जाएगी गैसियस स्टेट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है कि जो सॉलिड हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, और गैस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है। नाउ इसके साथ ही हम आ जाते हैं एक्टिविटी 1.7 पे। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। एक आयरन का नेल ले लीजिए, एक चॉक का पीस ले लो, और एक रबर बैंड ले लो। अब इनको ब्रेक करने की कोशिश करो बाय हैमरिंग, बाय कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, जब हम एक नेल को हैमर करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, चॉक को हैमर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर स्ट्रेच करके हम रबर बैंड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो सबसे डिफिकल्ट क्या होगा ब्रेक करना, तो ऑब्वियसली इट विल बी आयरन नेल। क्यों, आयरन नेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और सबसे इजी तोड़ना किसको होगा, चॉक को। ऑल्दो ये भी सॉलिड है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों का। Now, let us come to another activity 1.8. Take some water in a container. Try cutting the surface of water with your fingers. एक कंटेनर ले लो, एक बड़ा सा टब ले लो, उसमें पानी भर दो और उसके बीच में अपने हाथ से पानी को कट करने की कोशिश करिए। Were you able to cut the surface? क्या आप सरफेस को कट कर पाओगे? What could be the reason behind the surface of water remaining together? तो यस वी विल बी एबल टू कट द वाटर। क्यों, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो आप अगर इनके बीच में हैंड डालोगे तो इनके बीच में आप आराम से हैंड को मूव कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो कट करके वो बिल्कुल अलग अलग नहीं हो जाता, वो फिर से ज्वाइन बैक हो जाता है। नाउ द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7 एंड 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them। मतलब जो particles of matter हैं, solid, liquid and gas, इनके बीच में एक टाइप की फोर्स है।
दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, यही फोर्स जो है इन पार्टिकल्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब आपने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये तीनों स्टेट्स में डिफरेंट है, मैक्सिमम सॉलिड में है। उसी की वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से विच इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में मैक्सिमम होती है और गैसेस में लीस्ट होती है, और लिक्विड के केस में ये मीडियम होती है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नाउ यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है ये मैक्सिमम किस में होगी, मैक्सिमम होगी सॉलिड के केस में और लीस्ट होगी गैस के केस में। ठीक है, और मीडियम होती है लिक्विड के केस में। इसी फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसमें फोर्स जितनी ज्यादा होगी वो पार्टिकल्स उतने ही एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, उतने ही ज्यादा पास पास होंगे। तो इसके साथ ही हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। अपने आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर देखो, आपको कौन कौन सी स्टेट्स दिखती हैं। आपको दिख रहा होगा टेबल चेयर वगैरह, इट मीन्स सॉलिड स्टेट। वी कैन, और फिर आपको क्या दिख रहा होगा, आपके पास शायद कोई पानी का या जूस का ग्लास हो, मीन्स लिक्विड स्टेट। और हम जो ब्रीद कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब गैसियस स्टेट। तो ये तीन स्टेट्स हमें दिख रही हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter। तो ये states क्यों हुई, क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं उनके बीच में वेरिएशन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। मतलब किसी में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस तरीके से उनमें वेरिएशन हो गया। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन द डिटेल। चलिए इनकी स्टेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ें। फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए हमें एक्टिविटी दी गई है 1.9। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। हमें कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि एक पेन, एक बुक, एक नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब हमें इनको आर्टिकल्स को अपनी नोटबुक पे एक एक करके रखना है और पेंसिल से इनकी आउटलाइन, इनकी बाउंड्री बना लेनी है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप? तो यस, इनके डेफिनेट शेप तो है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यस इनकी बाउंड्रीज भी हैं। अब फिक्स्ड वॉल्यूम, सो यस इनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिल गई, जो कि सॉलिड्स है उनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। नाउ व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। अगर आप इनको हैमर करोगे, ठीक है, हैमर से तोड़ने की कोशिश करोगे या पुल करोगे या फिर इनको गिरा दोगे जमीन पे, तो क्या होगा। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। डिफ्यूजन क्या था, जब एक टाइप ऑफ मैटर दूसरे टाइप ऑफ मैटर के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरमिक्स हो जाता है, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे इंसेंस स्टिक की जो एरोमा थी, जो फ्रेगनेंस थी, जैसे कि इंसेंस स्टिक की जो फ्रेगनेंस थी वो एयर के पार्टिकल्स के बीच में ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। या जैसे आपकी मम्मी अगर घर में हलवा बना रही है तो हमें जैसे कि हमारे नेबर्स अगर हलवा बना रहे होते हैं तो हमें हमारे घर तक खुशबू आ जाती है ना। कैसे आ जाती है कि जो फूड के जो एरोमा है, जो फूड की खुशबू है, वो एयर के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज होके हम तक ऑटोमेटिकली फ्लो करके पहुंच जाती है। ठीक है, तो क्या सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है? मतलब अगर आपने अपने पेन को अपनी नोटबुक के अंदर रख दिया और अब 1 महीने के लिए भूल गए, तो क्या वो पेन आपकी नोटबुक के अंदर घुस जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा? तो नहीं, जो सॉलिड है वो डिफ्यूज नहीं हो सकते। राइट, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। अब इनको कंप्रेस करने की कोशिश करो। कंप्रेशन क्या होता है बच्चों? कंप्रेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से हम किसी चीज को प्रेस कर सकते हैं। जैसे स्पंज है, स्पंज को अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, दबता है। फोम है, वो भी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो ये जो हमारे आसपास चीजें हैं, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, इनको तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसेबल, दे कैन नॉट डिफ्यूज, बट
they have definite shape, they have distinct boundaries and they have fixed volume. So ये हो गए characteristics of solid. Now, all the above examples of solid, we can observe that all these have definite shape, distinct boundaries, fixed volumes, that is, have negligible compressibility, मतलब ना के बराबर compress कर सकते हैं हम solids को. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. अगर आप किसी नोटबुक को बाहर से फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप नहीं चेंज हो जाएगी, ठीक है. या फिर अगर आप अपने पेन को दबाओगे जोर से तो उसकी शेप नहीं चेंज होगी. हाँ, वो ब्रेक जरूर हो सकता है. सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, तो दे आर रिजिड, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वो रिजिड हैं. सॉलिड्स ब्रेक हो सकते हैं बट उनकी शेप तो चेंज नहीं हो सकती. It means they are rigid, and this property of solid of being rigid, इस property को हम बोलते हैं rigidity. The property of solid of being rigid is known as rigidity, which means they can be broken down but they cannot change their shape when applied to some external force. Now, here are some example. आगे आप देखोगे कुछ ना डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हैं सॉलिड के जो कि इनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उनको सॉलिड ही कंसिडर करते हैं. तो वो क्या है? फर्स्ट आप देख सकते हो, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप और स्ट्रेचिंग. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो सॉलिड होते हैं उनकी तो हम शेप चेंज नहीं कर सकते उनको स्ट्रेच करने पे, लेकिन जो रबर बैंड है वो क्या है? क्या वो लिक्विड है, या वो गैस है, या फिर सॉलिड है? उसकी तो शेप को हम चेंज कर सकते हैं ना. अगर हम उसको खींचे तो वो लंबा भी हो जाता है, हम छोड़ते हैं तो उसकी ओरिजिनल शेप वापस आ जाती है. तो इसका आंसर क्या होगा? यस, रबर बैंड कैन चेंज शेप अंडर फोर्स. जो रबर बैंड है वो अपनी शेप तब चेंज करता है जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को हटाते हो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड है, ठीक है. तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एज इट इज. इसको लर्न कर लीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट. जो शुगर है या फिर सॉल्ट है, इनका क्या? When kept in different jars, they take the shape of container or jar. Are they solid? हमने बोला ऊपर कि जो सॉलिड है उनकी फिक्स शेप है, लेकिन जो शुगर है उसको अगर हम उसको हम जिस जार में डालते हैं उसी की शेप वो ले लेता है, ठीक है. या फिर सॉल्ट है, उसको भी हम जिस भी जार में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है. तो अभी तो हमने बोला कि भाई जो सॉलिड है उनकी फिक्स शेप होती है, तो ये क्या हम सॉलिड कंसिडर करेंगे? तो यस, इनको भी हम सॉलिड कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि जो एक सिंगल इंडिविजुअल अकेला पार्टिकल है उसकी जो शेप है वो फिक्स रहती है, ठीक है. ऑल टुगेदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, लेकिन जो एक अकेला इंडिविजुअल पार्टिकल है उसकी शेप तो फिक्स है, इसलिए इसको भी हम सॉलिड कंसिडर करते हैं. लास्ट इज, व्हाट अबाउट द स्पंज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. व्हाई? अब आपने देखा होगा, आप सोफे पे बैठते हो तो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है. या फिर आप जिन बेड्स पे सोते हैं उनके ऊपर जो गद्दे उनके ऊपर आप लेटते तो वो भी कंप्रेस हो जाते हैं. पर हमने कहा कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है. बट इस केस में क्या हम स्पंज को कंप्रेसिबल, स्पंज कंप्रेस होता है, तो इस केस में क्या हम स्पंज को सॉलिड कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यस, हम सॉलिड कंसिडर करेंगे स्पंज को. क्यों? क्योंकि जो स्पंज है इसके बीच में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके बीच में एयर ट्रैप्ड होती है, और जब हम इस स्पंज को प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है और हम इसी वजह से उस स्पंज को कंप्रेस कर पाते हैं. इस वजह से हम क्या कहेंगे, स्पंज भी एक सॉलिड है. जैसे ही आप स्पंज के ऊपर से अपना फोर्स हटाते हो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, इसी वजह से स्पंज भी क्या है, sponge is also considered as a solid. Next is the liquid state. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, cold drink. इन चीजों को ले लो. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप के कंटेनर्स ले लीजिए. 50 ml का मार्क लगा लो उन पे. अब आपको क्या करना है, 1 by 1 इन लिक्विड्स को डिफरेंट कंटेनर्स में डालना है और देखना है क्या इसकी शेप सेम रही या फिर चेंज हो गई. तो आप देखोगे जो लिक्विड है वो जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है. मींस शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड. बट क्या वॉल्यूम फिक्स रही? अगर हमने 50 ml का लिक्विड लिया था तो क्या 50 ml का लिक्विड 50 ml ही रहेगा अलग अलग कंटेनर्स में, या फिर उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी? तो जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहती है, शेप फिक्स नहीं होती है. तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? We observe that liquids have no fixed shape but have fixed
वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती बट फिक्स वॉल्यूम होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड, दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं एंड चेंज देयर शेप, इसी वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लूइड। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. तो अभी हमने जो एक्टिविटी 1.4 करी थी और 1.5 करी थी, अपनी एनसीईआरटी में खोल के देखिए। 1.4 एक्टिविटी में हमने क्या करा था, हमने 2 बीकर्स लिए थे और उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया था। फर्स्ट बीकर में हमने इंक डाली थी ब्लू कलर की और सेकंड बीकर में हमने हनी डाला था और फिर उसको थोड़ी देर के लिए लीव कर दिया था। और उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा कि वाटर के अंदर हनी और इंक ऑटोमेटिकली अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, मीन्स जो एक स्टेट के पार्टिकल्स थे वो दूसरी स्टेट में ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाते हैं। तो लेकिन इनमें दोनों स्टेट्स क्या थी, दोनों की दोनों स्टेट्स लिक्विड्स थी। इट मीन्स लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। और एक्टिविटी 1.5 में हमने देखा था कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, मतलब वो सॉलिड है, वो भी वाटर में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल है, इट इज diffusion of solids into liquids. Now the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in the water. ठीक है, अब हमें थर्ड का एग्जांपल देखना है कि जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो भी वाटर में ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाती हैं। अब ये कैसे होता है, इसका क्या एग्जांपल होगा, अगर हम बात करें एरिएटेड ड्रिंक्स की। एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं, जैसे कि आपकी कोक हो गई, पेप्सी हो गई। ठीक है, जो भी सोडा ड्रिंक्स हैं वो एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज होती है वाटर के अंदर। ठीक है, जब आप खोलते हो पेप्सी के कैन को तो एकदम से गैस बाहर निकलती है ना, तो वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज है वाटर के अंदर। सिमिलरली these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of the aquatic animals and the plants. All living creatures need to breathe for the survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in the water. तो ये एक क्वेश्चन आता है कि how does aquatic animals breathe under the water, तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, all the living creatures need to breathe for the survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in the water. Thus, we may conclude, इससे हमें क्या रिजल्ट निकलता है कि solid, liquid, gases can diffuse into the liquids. Now, I hope अगर आपसे एग्जाम्पल मांगा जाए, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, तो आप एक्टिविटी 1.4 लिख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल मांगा जाए डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, तो आप एक्टिविटी 1.5 लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल मांगा जाए डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू वाटर, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, राइट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड is higher than that of solids. This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. अब हमने क्या देखा था, जब हमने अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखे तो हमने देखा कि जो सॉलिड स्टेट है उसके बीच में तो इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस है वो लीस्ट है, मतलब स्पेस नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। बट लिक्विड में देयर इज लिटिल स्पेस, तो डिफ्यूजन किसके अंदर ज्यादा होगा, जिसके अंदर स्पेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है that due to the fact that liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state, the diffusion rate is higher in the liquids. Okay, तो diffusion liquid में higher हो जाता है क्योंकि उसके particles के बीच में space ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि rate of diffusion सबसे ज्यादा किस में होता है, solids में, liquids में या फिर gases में, तो आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ग्रेटेस्ट इन द गैसेस बिकॉज द स्पेस between the particle is the maximum in case of gases, then in the liquids then it is least in the case of solids. diffusion सबसे लेस solid में होगा और सबसे ज्यादा gases के केस में होगा। तो चलिए इसके साथ हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, which is gaseous state. Now, have you ever observed a balloon seller filling a large amount of balloon from the single cylinder of a gas? आप लोगों ने बच्चों देखा होगा जो बैलून सेलर्स होते हैं उनके पास एक बहुत छोटा सा सिलेंडर होता है जिससे कि वो गैस फिल करते हैं बैलून्स के अंदर।
हैव यू एवर इमेजिन कि वो इतने छोटे से बलून से इतने हैव यू एवर इमेजिन कि वो इतने छोटे से सिलेंडर से इतने सारे बलून्स को कैसे फिल अप कर देते हैं? Yes, this is because of the property of the gas, that is that gases are compressible, they can be compressed. तो gases के particles के बीच में बहुत ज़्यादा space होता है, so we can compress the gas and bring the particles closer enough so that they can be filled in a small cylinder, right? तो इसी तरीके से आपने बहुत सारे examples देखे होंगे जहाँ पे सिलेंडर के अंदर गैस को भर दिया जाता है और फिर हम उसको यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि हमारे किचन में जो सिलेंडर होता है दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स में आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे होंगे, उसमें भी ऑक्सीजन कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, या फिर आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो वैन्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, स्पेशली जो स्कूल की वैन होती हैं, उनमें सीएनजी का सिलेंडर होता है विच इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? गैस को हम क्योंकि कंप्रेस कर सकते हैं इसलिए हम उसको सिलेंडर्स के अंदर फिल कर सकते हैं। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी 1.11, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। We have to take 300 ml syringes and close their nozzle by the rubber cock as shown in figure 1.4। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिरिंज दिखाई गई है, इस तरीके से हमें 3 सिरिंजेस लेने हैं 100 ml के, और इनका ये जो टॉप है इसको हमने रबर या फिर कॉक से क्लोज कर देना है, ठीक है। नाउ रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, जो ये पिस्टन पीछे की पार्ट को बोलते हैं इसको हम खींच के निकाल सकते हैं, इसको हमें निकाल देना है। Now leave one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third। तो हमें जो 3 syringes लेने हैं, फर्स्ट को तो हमें as it is छोड़ देना, उसमें हमें कुछ नहीं भरना। सेकेंड सिरिंज में हम क्या करेंगे, हम वाटर भरेंगे, और थर्ड सिरिंज में हम चौक का पाउडर या चौक के पीसेस करके भर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों सिरिंजेस में वापस से पिस्टन को लगा देना है और इसको हमें पुश करना है। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व कि सबसे ज्यादा कंप्रेस क्या हो पाएगा। अब आप ही बताइए, अकॉर्डिंग टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। एक स्टेट तो क्या है, सॉलिड, जिसमें हमने चौक भरा, तो उसमें क्या वो कंप्रेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो जितना के अंदर चौक के पीसेस हैं वो उतने ही रहेंगे, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज द सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल है वो कंप्रेस नहीं होते हैं, राइट। अब आप जो सेकंड सिरिंज जिसमें कि आपने वाटर भरा था, तो क्या वो कंप्रेस हो सकता है? तो नहीं, वाटर भी कंप्रेस नहीं हो सकता। थर्ड स्टेट जो आपकी गैस है जिसको हमने एज इट इज छोड़ दिया था, जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो यस आप देखोगे वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो वो पास पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, राइट। चलिए, नाउ we have observed that gases are highly compressible as compared to the solids and liquids, ठीक है। तो गैस हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। The liquefied petroleum gas cylinders that we get in our home for cooking or the oxygen supplied in the hospital cylinders is the compressed gas। तो ये एग्जांपल है compressed gases के। compressed natural gas which is CNG, it is used as the fuel these days in the vehicles due to its high compressibility। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके compressibility of gases के। Large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily। Now we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। ठीक है, अगर आपके पड़ोस में आपके नेबर्स ने कोई हलवा बनाया है, आपके घर तक खुशबू आ जाती है ना, आप पता लगा लेते हो कि भाई पड़ोसियों ने, हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने कोई हलवा बनाया है या कोई बहुत ही डिलीशियस सी डिश बनाई है, वो हमें कैसे पता चलता है? हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस? देखो बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं अरोमा के, फूड की अरोमा के, वो मिक्सअप हो जाते हैं पार्टिकल ऑफ एयर्स के साथ, ठीक है, और हमारे तक उड़ के आ जाते हैं। तो ये किस वजह से हो सकता है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जब एक स्टेट के पार्टिकल दूसरी स्टेट में मिक्सअप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, हम नहीं मिक्स करें, ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो आपका एक ही क्वेश्चन बनता है, हाउ डज द स्मेल रीचेस अस? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्सेस विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस अस एंड इवन फर्दर अवे बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। The smell of hot cooked food
reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. ठीक है, जब देखो अगर खाना गर्म होता है, किचन में कुछ गर्म चीज बन रही है, तो उसकी स्मेल हमें एकदम दूर तक आ जाती है। ठीक है, तो इसको हमें कंपेयर करना है विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो ऑब्वियसली जिसके बीच में ज्यादा स्पेस होगा उसमें डिफ्यूजन फास्ट होगा, जिसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस लेस होगा तो डिफ्यूजन स्लोअर होगा। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस। ठीक है, जो गैसेस हैं ऑब्वियसली उनके पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है, दैट इज व्हाई rate of diffusion of gases in gases is very fast. In the gaseous state, the particles move about randomly at the high speed. Randomly मतलब जो gaseous state में ना particles organized way में move नहीं कर रहे हैं, कोई particle है इधर move कर रहा है, कोई उधर move कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं पे move कर रहा है, और move करते करते भाई क्या करेंगे, जब इधर उधर भागते रहेंगे, randomly move करेंगे तो एक दूसरे को भी hit करेंगे ना। अब ऐसे hit करते करते क्या होता है, सपोज करो जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं बलून के अंदर, एयर के पार्टिकल्स हैं, ये इधर बलून को भी हिट करेंगे, ठीक है, आपस में भी एक दूसरे को टक्कर मारते रहेंगे। अब ऐसे करते करते क्या करते हैं, ये जो इसकी वॉल है बलून की वॉल, या सपोज करो ये हमारे गैस का कुकिंग गैस का सिलेंडर है, उसकी वॉल पे भी प्रेशर एग्जर्ट करते रहेंगे। ठीक है, और इस प्रेशर, अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बलून बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है। मतलब जो एयर है, एयर के जो पार्टिकल हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, राइट। यही यहाँ पे समझाया गया है इस पैराग्राफ में। नाउ एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट द हाई स्पीड। Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को भी हिट करते रहते हैं और एक दूसरे को हिट करते करते वॉल को भी हिट करते रहते हैं, और इस वजह से जो वॉल है कंटेनर की या फिर बलून की या फिर आपके जो गैस के सिलेंडर की, उस पे वो प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे घर के जो कुकिंग गैस के सिलेंडर्स होते हैं, या फिर सीएनजी के सिलेंडर होते हैं, या फिर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, क्योंकि ये प्रेशर कभी बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वो सिलेंडर बर्स्ट कर सकता है अगर वो प्लास्टिक का बना हो, राइट। तो आपको ये तीनों अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके आगे आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट हैं, क्या ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं कि नहीं है। तो यस, मैटर कैन चेंज द स्टेट, स्टेट चेंज हो सकता है। मतलब सपोज करो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड क्या गैस बन सकता है। तो यस, सॉलिड अगर हम बात करें आइस की, आइस को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसी लिक्विड को हम पैन में डाल के हीट कर दें स्टोव के ऊपर, तो क्या होगा, उसके वेपर बन जाएंगे और उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, गैस बन जाएगा। सिमिलरली हम गैस को वापस अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड से हम फिर आइस वापस बना सकते हैं फ्रिज में रख के। तो इस तरीके से ऑल द स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल विद वन अनदर। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं आगे। We all know from our observation that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as the water vapor. तो ये तीन states हमें पता है already. What happens inside the matter during the change of the state? What happens to the particles of matter during the changes of the states? How does this change of state takes place? We need to answer to these questions, isn't it? तो ये देखो यहाँ पे कुछ questions दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें आगे इन एक्टिविटीज को पढ़ के मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नाउ एक्टिविटी 1.12, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। हमें एक ग्लास का बीकर लेना है, उसके अंदर हमें आइस लेनी है, और उसके अंदर हमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को सस्पेंड करना है इस तरीके से कि जो इसका आगे वाला ये बल्ब है ये आइस को टच करता रहे लेकिन बॉटम को टच ना करे। ठीक है,
Now, start heating the beaker on the low flame. Note the temperature when the ice start melting. फर्स्ट हमें इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू द वाटर. अब जब पूरी की पूरी आइस वाटर बन गई है, हमें वो टेम्परेचर नोट करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट. नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while stirring till the water starts boiling. ठीक है. अब ये सेकंड एक्टिविटी हो गई, तो पहले तो हमें यहीं तक करके देखते हैं. इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. मतलब जो बीकर के अंदर बच्चों हमने क्या लिया था? हमने ली थी आइस. ठीक है. जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? जो आइस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये एक सॉलिड स्टेट है, वो पास पास थे. अब जब हीट करेंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल हीट एनर्जी लेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. हीट मींस टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर राइज होता है, क्या इंक्रीज हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. तो पार्टिकल्स क्या गेन कर लेंगे? काइनेटिक एनर्जी. द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड. अब जब काइनेटिक एनर्जी इनके पास आ गई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. तो ये क्या करेंगे? ये अपनी ही प्लेस पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाएंगे. द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब जो ये हीट एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे थे आइस को, ये क्या करेगी कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, इसको ओवरकम करने में हेल्प करेगी. मतलब इसको तोड़ने में हेल्प करेगी. अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे. तो हमने क्या देखा? सॉलिड स्टेट चेंज हो गई लिक्विड स्टेट में. ठीक है. नाउ the energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melts and it is converted into the liquid. ठीक है. अब इंक्रीज करने पे टेम्परेचर में हमने ये सब देखा. जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी. काइनेटिक एनर्जी गेन करके उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ओवरकम हो गई और सॉलिड स्टेट चेंज हो गया लिक्विड स्टेट में. ठीक है. नाउ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये वो मिनिमम टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर, जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है और बन जाता है लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, उसी प्रेशर पे हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. तो डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करनी होती है. अगर आपने इसमें एक भी वर्ड मिस करा, यानी कि आपने अगर मिनिमम नहीं लिखा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखा, तो आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं. इसलिए इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा. राइट. नाउ the melting point of solid is an indication of strength of the force of attraction between the particles. तो melting point क्या दिखाता है? अगर melting point ज्यादा होगा तो मतलब force of attraction बहुत ज्यादा था. melting point less होगा तो मतलब particles के बीच में force of attraction less था. The melting point of ice is 273.15 Kelvin. ये SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है melting point की. ये ice melt 273.15 केल्विन पे होती है, मींस 0 डिग्री सेल्सियस. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. तो melting को हम और क्या बोल सकते हैं? melting को हम fusion भी बोल सकते हैं. इस change of state, ये जो state का change हो रहा है, solid से liquid बन रहा है, इसको हम fusion भी बोल सकते हैं. Now यहाँ पे एक बहुत बहुत important question आ जाता है. When a solid melts, its temperature remains same. So where does the heat energy go? अब देखो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं. देखिए बच्चों, ना जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे तो हमने देखो क्या देखा इसमें. तो बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब हम इसको हीट कर रहे थे, इस बीकर को, आइस वाले बीकर को, तो हमने क्या देखा कि जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है दैट वाज -4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इतना था. लेकिन जब हमने इसको हीट करा तो हीट करने से क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए टेम्परेचर पे, बट देयर वाज नो राइज इन
टेम्परेचर फॉर सम पीरियड। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप देखोगे आप कंटिन्यूसली हीट तो कर रहे हो, हम कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा। तो बच्चों ये टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो जो आइस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक सॉलिड स्टेट है। अब इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये कहाँ यूज हो रही है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में, उसको ओवरकम करने में यूज हो रही है। मतलब आप कह सकते हो इट इज बीइंग यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। समझे? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आंसर आप यहां से लिखेंगे, दिस टेम्परेचर गेट this heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। ठीक है, तो ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे बीकर को, वो कहाँ यूज हुई, इट इज बीइंग यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट एंड ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जैसे ही ये फोर्स ओवरकम हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगा और आइस मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा। आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the container of the beaker and is known as the latent heat। अब यही heat हमें दिख नहीं रही थी ना, तो ये क्या कहलाती है, this is known as hidden heat। जो ये जो heat थी इसको हम क्या मानते हैं कि कंटेनर में कहीं छुपी हुई थी, इसी हीट को हम बोलते हैं हिडन हीट, या फिर आप इसको बोल सकते हो लेटेंट heat। Latent heat means hidden heat. Okay. Now the word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, it is known as the latent heat of fusion। Very very important definition। Latent heat of fusion क्या होती है? It is the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कौन से टेम्परेचर पे होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। इसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ fusion। So the particles in water at 0 degree have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। 0 डिग्री पे वाटर के पास ज्यादा एनर्जी है देन द आइस। ठीक है, 0 डिग्री पे अगर आप वाटर को लो और 0 डिग्री पे आइस को लो तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, वाटर के पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो वो ज्यादा इधर उधर मूव कर सकता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, जो लेकिन जो आइस है वो सॉलिड है तो ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी लेस होगी। Now, when we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other। At this temperature, the liquid starts changing into gas। The temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था melting point, अब आ गया हमारा boiling point। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसी एक्सपेरिमेंट में इसका पार्ट बी। ठीक है, इस पार्ट बी में क्या करा गया है, अब देखो फर्स्ट में हमने क्या करा था, हमने आइस को मेल्ट करा था और लिक्विड बना लिया था। अब सेकंड में हमने क्या करा, यही लिक्विड जो है इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए इसी लिक्विड को अब हम बॉईल करेंगे। ठीक है, अब जो लिक्विड जितने भी टेम्परेचर पे बना उसको हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब जब लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको हमने नोट डाउन कर दिया और हम इसको कॉन्टिन्यूसली अब हीट अप करेंगे। फिर से हम क्या देखेंगे, तो कुछ टाइम के लिए जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो रहा। अब ये राइज क्यों नहीं हो रहा, सेम आंसर होगा जो आपका ए पार्ट के लिए आंसर था। क्यों, क्योंकि ये जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस हीट is being used in overcoming the force of attraction between the particles of the liquid। इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना,
तो अब जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये कहाँ यूज हो रही है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो क्या होगा? ये दूर दूर चले जाएंगे पार्टिकल्स और स्टेट चेंज हो जाएगी। ये लिक्विड से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेपर, मतलब गैस। तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो इस तरीके से स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़े टाइम के लिए जो हीट है वो टेम्परेचर को राइज नहीं करती हुई। तो दैट इज वाई for some time we do not see rise in temperature. Okay, now boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. अब बोला गया तो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना होता है। मतलब कि बल्क फिनोमिना का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और हम उसको करते हैं हीट। अब हम क्या देखेंगे कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे वाटर के वो इवनली हीट अप होते हैं। ठीक है, मतलब हीट हर पार्टिकल को इवनली मिलेगी और हर पार्टिकल हीट अप होगा। इसी को हम बोलते हैं कि दैट बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग बल्क फिनोमिना होता है बिकॉज एवरी पार्टिकल्स गेट हीटेड अप इवनली, राइट। नाउ फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था पीछे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम इसको चेंज करना चाहें केल्विन में तो क्या होगा? हमें इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। 273 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसी को हम केल्विन में अगर कन्वर्ट करें तो 373 केल्विन। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस। उसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 273 केल्विन। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है 293 केल्विन और आपको इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। Therefore 273 Kelvin is equal to 293 minus 273 Kelvin, which is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं आपको दूं 25 डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू चेंज इट इनटू केल्विन। सिमिलरली आप कैसे कर सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। देयरफॉर 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 298 केल्विन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन 3 इज कन्वर्ट 470 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 4 इज कन्वर्ट 373 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया था, तो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at melting point is known as latent heat of fusion. latent heat of vaporization, अगर हम फ्यूजन की जगह कर दें वेपोराइजेशन, तो क्या आपको करना होगा? आपको सिर्फ 2 वर्ड्स चेंज करने हैं। अब कैसे लिखेंगे आप? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड की जगह आप क्या कर देंगे? लिक्विड इनटू लिक्विड की जगह क्या करेंगे? वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या कर देंगे आप? बॉइलिंग पॉइंट। इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह हमारा ये क्या बन जाएगा डेफिनेशन? वेपोराइजेशन।
vaporization. Okay. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius, have more energy than the water at the same temperature. Why? तो इसमें बोला गया है जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 373 केल्विन पे उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, इसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है, तो आप बोलेंगे स्टीम के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन करी तभी तो वो स्टीम बने। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो स्टीम के पार्टिकल्स के पास है। इसलिए जो स्टीम है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो ज्यादा सीवियरली बर्न भी कर सकती है हमें। आपने देखा होगा अगर आप गर्म पानी में एक बार गलती से हाथ लग जाए तो हमें जलन होती है, हाथ जलता है, लेकिन जैसे हम ठंडे पानी में डालते हैं हमें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आप कुकर की सीटी बज रही है उसकी स्टीम के आगे हाथ रख दोगे ना तो उससे बड़ा जबरदस्त हाथ बर्न होगा, बहुत तेज जलन होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टीम के पार्टिकल्स थे उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो स्टीम है वो ज्यादा सीवियरली बर्न कर सकती है हमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट दिखाया गया है। सॉलिड स्टेट से हम लिक्विड कैसे बना सकते हैं? हीट करके। लिक्विड से हम गैस कैसे बना सकते हैं? हीट करके। गैस को अगर हमें लिक्विड बनाना है तो हम कूलिंग करेंगे। लिक्विड से अगर हमें वापस सॉलिड बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली कूलिंग करेंगे। ठीक है, दैट इज वी कैन चेंज द स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ओके, नाउ so we infer that the states of matter can be changed into another state by changing the temperature. Means we can change the temperature, we can increase the temperature or decrease the temperature and change the state. We have learned that substance around us change states from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But there are some that changes directly from solid state to the gaseous state. हमने solid से liquid, liquid से gas तो बनाया, लेकिन आगे ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं कि डायरेक्टली सॉलिड गैस बन जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम भगवान जी की पूजा करते हैं तो हम कपूर जो जलाते हैं, ठीक है, जो कपूर है, कैम्फर है, वो डायरेक्टली जैसे हम उसको हीट अप करते हैं तो सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट इंटरगोइंग द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 1.13 क्या करना है हमें? वी हैव टू टेक सम कैम्फर। एक हमने ये चाइना डिश ले ली, इसमें हमने थोड़े से कैम्फर ले लिए, ठीक है, कैम्फर विच इज कपूर। क्रश इट एंड पुट इट इन द चाइना डिश, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब हमने इसके ऊपर उल्टी करके एक फनल लगा दी और उसको हमने कॉटन प्लग से उसका माउथ जो है ना उसको बंद कर दिया। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे ना तो क्या होगा, ये सॉलिड डायरेक्टली बन जाएगा वेपर, और अगर इसका माउथ खुला होगा तो सारे वेपर्स तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हमने इसको कॉटन प्लग से इसके माउथ को फनल के क्लोज कर दिया। नाउ वी हैव टू हीट इट। व्हाट डू यू इन्फर? क्या हम देखेंगे? जो यहाँ से कैम्फर था वो डायरेक्टली चेंज हो गया और गैसियस स्टेट बन गया। ठीक है, और इसका क्योंकि माउथ बंद था तो आप देखोगे ये जो साइड में है फनल के, यहाँ पे ये सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। तो हमने क्या देखा? सॉलिड कैन चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट एंड वेपर कैन डायरेक्टली चेंज इनटू बैक सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो वेपर बना था वो वापस सॉलिडिफाई हो गया और यहाँ फनल के साइड में डिपॉजिट हो गया है। अब इन चेंज ऑफ स्टेट को क्या नाम दिया जाता है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid, it is called sublimation. Very important, this is important. Now, and the direct change of gas to solid without changing into liquid, it is called deposition. तो solid आपने देखा कैम्फर बन गया वेपर which is sublimation। वही जो वेपर कैम्फर था वो वापस डिपॉजिट हो गया यहाँ पे साइड में, और इसी को हम बोलते हैं डिपोजिशन। Now we have already learned that with the change in the temperature we can change the state from solid to liquid, liquid to gas and vice versa. Now our next topic is effect of change of pressure. क्या प्रेशर चेंज करके भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। We have already learned that the difference in the various state of matter
is due to the difference in the distance between the particles. जो states में difference है, मतलब जो solid, liquid और gas, ये जो different state है ये क्यों exist करती हैं? क्योंकि जो इनके particles हैं इनके बीच में अलग अलग डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो गैसियस हो जाएगी, मीडियम होगा तो वो लिक्विड हो जाएगी और लीस्ट डिस्टेंस होगा तो वो स्टेट क्या हो जाएगी? सॉलिड स्टेट हो जाएगी। What will happen when we start putting pressure and compress our gas? तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों देखो इस फिगर को देखिए 1.8। अगर एक ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आप देख रहे हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर इसके ऊपर हम इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जो गैसियस स्टेट थी ये पार्टिकल्स पास आ जाएंगे प्रेशर अप्लाई करने से, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा लिक्विड। ठीक है, यही होता है हमारे एलपीजी के सिलेंडर में, क्योंकि गैस हमें किस फॉर्म में प्रेजेंट मिलती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की फॉर्म में। ठीक है, अगर आप इसमें और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये देखो बहुत ज्यादा पार्टिकल पास आ जाएंगे और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रह जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? ये सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हमें प्रेशर इंक्रीज करना होता है, उसके साथ साथ हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स जो है काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे और एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें गैस को चेंज करना है लिक्विड में या फिर सॉलिड में तो हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। Will the particles come closer? तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, if we will apply the pressure on the gas, then the particles will start coming closer. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of the matter? Yes, by increasing the pressure and decreasing the temperature, we can bring the particles together and the state will change from gas to liquid and then liquid to solid. And vice versa, it means if we will now डिक्रीज द प्रेशर, अगर हम इसको प्रेशर को डिक्रीज करने लग जाएंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करने लग जाएंगे तो क्या होगा? फिर से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा वापस से। ठीक है, नाउ apply pressure and reducing temperature can liquefy the gases. This is the question. How by applying pressure and reducing the temperature can liquefy the gases? कैसे लिक्विड कर सकते हो आप गैसेस को? Now here is an example. Have you heard of solid carbon dioxide? आप लोगों ने solid carbon dioxide के बारे में तो सुना ही होगा। It is stored under high pressure. Solid carbon dioxide get converted directly into the gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere without coming into the liquid state. ठीक है, अब देखो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? जो गैस के पार्टिकल्स थे वो पास पास आने लग जाएंगे। ठीक है, और स्टेट चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, thus we can say that pressure and temperature determine the state of the substance, whether it will be solid, liquid or gas. I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ आप यहाँ पे एक इंटर कन्वर्जन का ये जियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 states of matter दी गई है। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 states of matter. Solid can change into liquid and this process is known as fusion. Liquid when changes into gas, this is known as vaporization. Gas when changes into directly solid, that is known as deposition. अब इसका उल्टा भी हो सकता है। Liquid can be changed into solid, which is known as solidification. Solid can be changed into gas, which is known as sublimation, जैसे कि कैम्फर हो गया। Gas can be changed into liquid, which is known as condensation. तो चलिए आगे चलते हैं। Now here are some questions. Questions I hope अब आप कर सकते हैं आराम से। The next topic is evaporation. Evaporation क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा डेली लाइफ में जब हम कपड़े धो के बाहर डालते हैं तो क्या होता है? सन की हीट की वजह से उनका जो पानी होता है वो ऑटोमेटिकली वेपर में चेंज हो जाता है। दैट इज evaporation. ठीक है, तो पानी का अपने आप से वेपर में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज evaporation. नाउ
Let us read. Do we always need to heat or change pressure for changing the states of matter? No, हमें हमेशा ही हीट नहीं चाहिए होती, ना ही हमें प्रेशर चेंज करना पड़ता है स्टेट चेंज करने के लिए। जैसे कि इवोपरेशन में हम देख सकते हैं लिक्विड डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? So yes, without reaching boiling point, liquid बॉइल नहीं होता है ऑटोमेटिकली, फिर भी वो वेपर में कन्वर्ट होता है, इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड slowly changes into vapors. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two example? क्या हुआ? इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग नहीं हुई क्योंकि जो वाटर था वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच नहीं करा। बिलो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंज हो गया वेपर में, दैट इज इवेपोरेशन। We know that particles of matter are always moving and never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप एक टब ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द टब। अब क्या होगा, इसमें वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सरफेस पे पार्टिकल हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन हो गई, और काइनेटिक एनर्जी गेन करके क्या करेंगे, ये आपस का जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लेंगे और ये स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड से वेपर बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, तो इवापोरेशन में बिलो बॉइलिंग पॉइंट चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आने की जरूरत नहीं होती है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो ही सराउंडिंग से हीट ले सकते हैं, तो इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था बॉइलिंग के बारे में, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना होता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग में जो वाटर के सारे पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वली हीट अप होते हैं, चाहे वो बॉटम के पार्टिकल हो, चाहे वो सरफेस के पार्टिकल हो, चाहे वो मिडल जोन के पार्टिकल्स हो। ऑल द पार्टिकल एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एंड दे स्टार्ट बॉइलिंग व्हेन दे रीच बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द वाटर। ओके, बट इवापोरेशन में 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही जो होता है लिक्विड वो चेंज हो जाता है वेपर्स में। Now this phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point, it is known as evaporation. इसी फिनोमिना को जब लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं इवापोरेशन। अब ये क्यों हुआ, इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, और ये हो गई आपकी इवापोरेशन की डेफिनेशन। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवापोरेशन। इवापोरेशन को भी कुछ चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं। कभी इवापोरेशन आप देखते हो बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इवापोरेशन बहुत स्लो हो जाता है। आपने देखा होगा अगर बाहर मॉइस्चर ज्यादा मतलब रेनी डेज है या विंटर, तब क्या होता है जो इवापोरेशन का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। हम सारे सारे दिन कपड़े टांग के रखते हैं लेकिन वो सूखते ही नहीं है, हमें कभी कई बार तो 2-2 3-3 दिन तक कपड़े बार बार बाहर डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर एयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, चलिए उनको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड एन एक्टिविटी 1.14। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर द फैन। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और इसमें 5 ml वाटर ले लिया हमने। अब हमने इसको विंडो के पास रख दिया या फिर एक फैन के नीचे रख दिया। चलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि हमने इसको फैन के नीचे रख दिया। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब सेकंड केस में हमें क्या करना है, सेम 5 ml को वाटर लेना, 5 ml वाटर लेना है और इसको चाइना डिश में ओपन रख देना है अंडर द फैन। अब ये भी फैन के नीचे ही पड़ा है। नाउ टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड इस बार हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप दिस डिश इनसाइड द कबर्ड। ठीक है, दोबारा से चाइना डिश में हमें 5 ml वाटर लेना है लेकिन इसको हमें कबर्ड के अंदर रख देना है, मतलब अलमीरा के अंदर रख देना है।
रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब आपको बताना है कौन से केस में इवापोरेशन सबसे फास्ट होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों देखो, इवापोरेशन आपको क्या लगता है, टेस्ट ट्यूब में होगा या फिर इस चाइना डिश में होगा जिसको हमने फैन के नीचे रख दिया है, या फिर उस चाइना डिश में होगा जिसको हमने अलमीरा के अंदर रख दिया है। तो इट इज ऑब्वियस कि इवापोरेशन सबसे ज्यादा होगा ओपन चाइना डिश में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो एक्सपोज थे, और हमने क्या पढ़ा है, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ही जल्दी इवापोरेशन होगा। तभी हम कपड़ों को एकदम छांट के डालते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे रिंगल करके डाल दोगे तो फिर वो जल्दी से सूखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप एकदम फ्लैट करके झाड़ के डालोगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो इवापोरेशन विल बी फास्टेस्ट इन केस बी बिकॉज द सरफेस इज मैक्सिमम इन दिस केस, ओके। और सबसे कम किस केस में होगा? सबसे कम होगा आपके केस सी में, क्योंकि इसमें तो अलमीरा में ही बंद कर दिया, ना तो यहाँ पे विंड है, ना ही कोई फैन है, ना सनलाइट है जिससे हीट हो मिले जिससे कि इवापोरेशन हो सके। तो लीस्ट इवापोरेशन सबसे कम होगा सी केस में। नाउ रिपीट द अबव स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। अब यही आपको रेनी डे में भी करना है। तो रेनी डे में हमने आपको बताया ऑलरेडी बच्चों क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर को जो कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर में पहले से ही जो पानी है वो ज्यादा है, मॉइस्चर है, तो फिर वो तो ज्यादा, तो फिर क्या होता है, इवापोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? देखो अगर बाहर सन होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा हीट होती है तो फिर रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर बाहर क्लाउड्स होंगे तो फिर रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो जल्दी इवापोरेशन होगा, सरफेस एरिया छोटा होगा तो इवापोरेशन लेस हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ विंड, अगर विंड ज्यादा होती तो कपड़े हमारे जल्दी जल्दी सूख जाते हैं ना, तो अगर विंड ज्यादा होगी तो इवापोरेशन का रेट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं ऑन विच रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स। चलिए इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। You must have observed that the rate of evaporation increases with, कब कब increase होता है, an increase of surface area। अगर surface area increase होगा तो rate of evaporation भी increase हो जाएगा। We know the evaporation is a surface phenomena। हमें पता है ना evaporation क्या है, एक surface phenomena है। If the surface is increased, the rate of evaporation increases। For example, while putting clothes for drying up, we spread them out। ठीक है, तो जब हम कपड़ों को सूखने डालते हैं हम उन्हें अच्छे से स्प्रेड करके डालते हैं, छांट के डालते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज इवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम कपड़ों को बाहर सूखने क्यों डालते हैं, घर के अंदर क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि बाहर सनलाइट है, सन से हीट मिलती है कपड़ों को, और उससे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ताकि वो स्टेट को चेंज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी लेस होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन हाई हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में आपका प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर रेनी डेज हैं तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। नाउ एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अब आपका इवापोरेशन विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर बाहर तेज हवाएं चल रही हैं तो फिर इवापोरेशन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो विंड है वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। नाउ इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surrounding। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे फैक्टर समझ आ गए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको अच्छे से रीड करिएगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। देखो अब आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी के दिन हो जाते हैं ड्यूरिंग समर्स, हम क्या करते हैं, हम अपने टेरेस पे पानी डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं? ताकि वो जो हीट है हमारी टेरेस के ऊपर वो पानी उसको एब्जॉर्ब कर ले और वो इवापोरेट हो जाए। इवापोरेट हो जाएगा हीट को लेके तो क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। तो इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है। नाउ लेट अस रीड, in an open vessel the liquid keeps on evaporating
The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from surrounding makes the surrounding cold. ठीक है, आपको ये मैंने पहले भी समझाया था। अगर हमने एक टब लिया, ठीक है, और टब में हमने वाटर लिया, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं उस सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी और ये क्या करेंगे, ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इन्होंने हीट ले ली सराउंडिंग से और ये वेपर में कन्वर्ट हो गए, मींस कूलिंग हो गई। ठीक है, और इसके नीचे के पार्टिकल्स अब आ जाएंगे, नीचे के जो इसके पार्टिकल्स थे वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे। अब ये भी क्या करेंगे, ये भी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर से इवापोरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इवापोरेशन से कूलिंग होती रहती है। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, तो उसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। Now next is what happens when you pour some acetone on your palm. एसीटोन क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जिससे हम नेल पॉलिश रिमूव करते हैं। अगर आप उसको अपनी हथेली पे, अपने पाम पे रखो तो क्या होगा, आपको ना ठंडा ठंडा सा फील होगा। ऐसा क्यों हुआ, एसीटोन जो है एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में अगर आप उसको ओपन छोड़ दोगे तो वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एसीटोन क्या करता है, एसीटोन आपके हाथ से गर्मी ले लेता है, जो आपके पाम में हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी और फिर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके हैंड से उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो आपको कैसा फील होगा, आपको कूल फील होगा अपने हाथ में, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Now next is after a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Now similarly, गर्मियों के दिन में हमने अब तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं तो हम अपने टेरेस में या फिर ओपन ग्राउंड में स्प्रिंकल करते हैं वाटर को। शॉपकीपर्स को भी आपने देखा होगा, जो उनके सामने का ग्राउंड है उस पर वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं, सेम सेम रीजन है, टू बिकॉज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन, तो उसका भी सेम रीजन है, बिकॉज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। जब पानी स्प्रिंकल करते हैं तो जो वो पानी है वो ग्राउंड की हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, टेकिंग अवे द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो जो पानी कन्वर्ट हुआ वाटर से वेपर में, वो कौन सी हीट एब्जॉर्ब करके हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद करिएगा इसकी डेफिनेशन क्या थी। ठीक है, तो इसी वजह से जो वो हमारा सरफेस है या फिर रूफ है, ओपन ग्राउंड है, वो कूल हो जाता है। नाउ कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तो सोचो कुछ और एग्जांपल्स क्या आप सोच सकते हो जहां पे आप डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स ले सको जब इवेपोरेशन कूलिंग करता है। नाउ अब आप मुझे बताइए बच्चों कि समर्स में जो है हम कॉटन की क्लोथ्स पहनना क्यों प्रेफर करते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जब हमारे कॉटन के क्लोथ्स जो होते हैं उनमें ना पोर्स होते हैं। जब हमें स्वेटिंग होती है गर्मी की वजह से, तो क्योंकि जो कॉटन के क्लोथ्स हैं उनमें पोर्स हैं, तो हमारा जो स्वेट है वो क्लोथ से बाहर एक्सपोज हो जाता है और हमारी बॉडी से हीट लेके वो इवेपरेट हो जाता है और हमारी बॉडी को उसकी वजह से कूलिंग फील होती है। ठीक है, तो सेम रीजन हो जाएगा, बिकॉज इवेपरेशन कॉज कूलिंग। तो यही रीजन हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग समर्स वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। प्रेस्पिरेशन का मतलब स्वेट। ठीक है, तो आप इसकी जगह आप स्वेट मोर भी लिख सकते हो। We know that during the evaporation, the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding. अभी हमने पढ़ा, or body surface and change into the vapor. The heat energy required to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for the easy evaporation. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्योंकि हमारे जो कॉटन की क्लोथ्स हैं उनमें पोर्स होते हैं, तो उससे स्वेट आउटसाइड एक्सपोज हो जाता है और वही स्वेट हमारी बॉडी की हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग अस फील कूल। ओके, तो वो कौन सी हीट लेके इवेपोरेट होता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गर्मियों में बॉटल्स लेके जाते होंगे अपने स्कूल में, ठंडे पानी की बॉटल। आपने देखा होगा कि उसके जो बाहर के सरफेस है उस पे कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं वाटर की।
अब ऐसा क्यों होता है? इसका ये रीज़न है बच्चों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वेपर्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेज़ेंट होते हैं। अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेज़ेंट हैं, अगर वो किसी कूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएँगे तो क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी जो उनके पास थी उसको लूज़ करेंगे और फिर स्टेट चेंज हो जाएगी, गैसियस स्टेट से वो चेंज हो जाएँगे लिक्विड स्टेट में। इसलिए आपको आउटसाइड कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and get converted into liquid state, which we see as water droplets, and this process is known as कंडेंसेशन, जो कि आपने छोटी क्लासेस में काफी बार पढ़ा होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।